डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुमिर फिजिक्स। आईसीएसई क्लास 9 का जो चैप्टर 1 है, मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन, उस चैप्टर से टॉप 20 जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला जो 10 क्वेश्चंस होगा वो रिलेटेड टू यूनिट सिस्टम, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ मास एंड यूनिट ऑफ जो टाइम है उससे रिलेटेड होगा। और जो 5 क्वेश्चंस होगा वो मेजरमेंट ऑफ यूनिट के रिलेटेड होगा, जैसे कि हो गया वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज ऐसे। और जो आखिर में 5 क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड सिंपल पेंडुलम से। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट ए फंडामेंटल यूनिट इन एसआई सिस्टम। मतलब जो ये 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ, इसमें से कौन सा फंडामेंटल यूनिट नहीं है एसआई सिस्टम में। तो हमें पता है कि एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं और 2 होते हैं एडिशनल। एक होते हैं क्या, एंगल का यूनिट जो होते हैं रेडियन, और दूसरे होते हैं सॉलिड एंगल का यूनिट जो होते हैं स्टेरेडियन। ये दोनों होते हैं एडिशनल। और 7 जो फंडामेंटल्स यूनिट है ये आपको याद रखना पड़ेगा उसका सिंबल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीटर है वो लेंथ का ऐसा यूनिट होते हैं, फंडामेंटल है जो, तो ये फंडामेंटल होते हैं। और एम्पेयर जो होते हैं इलेक्ट्रिक करंट का फंडामेंटल यूनिट होते हैं। कैंडेला जो होते हैं वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का फंडामेंटल यूनिट होते हैं। बट जो न्यूटन होते हैं वो फोर्स का यूनिट होते हैं। हमें पता है कि फोर्स एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, और न्यूटन जो होते हैं डिराइव्ड यूनिट ऑफ फोर्स होते हैं। तो यहाँ पे न्यूटन फंडामेंटल नहीं होगा, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे एडिशनली आपको और भी कुछ पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि सीजीएस सिस्टम में कितना फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, 3 होते हैं, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। एपीएस यूनिट भी होते हैं, वहाँ पे भी 3 फंडामेंटल यूनिट होते हैं, जैसे कि फुट, यहाँ पे हो गया पाउंड एंड सेकेंड। और एक होते हैं एमकेएस सिस्टम, एमकेएस में भी 3 होते हैं, एक होता है मीटर, किलोग्राम, और एक होते हैं सेकेंड, है ना। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एसआई जो सिस्टम होते हैं वो एमकेएस सिस्टम का मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं। एमकेएस सिस्टम में जो 3 फंडामेंटल है उसके साथ और भी 4 जोड़ दिया जाता है, और फिर उसको एसआई सिस्टम बोला जाता है ना। तो एसआई सिस्टम होता है एमकेएस का मॉडिफाइड फॉर्म। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है उनमें से लेंथ का जो लार्जेस्ट यूनिट है वो क्या है। तो यहाँ पे मीटर हो गया ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम लिख सकते हैं 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। पार्सेक, 1 पार्सेक को हम लिख सकते हैं 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। 1 लाइट ईयर बराबर होते हैं 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो इन चारों में से जो लार्जेस्ट होगा वो होगा पार्सेक, क्योंकि पार्सेक का जो वैल्यू है 10⁻16 ऑर्डर में है, बाकी सारे कम हैं। तो जो लेंथ का लार्जेस्ट यूनिट होगा वो होगा पार्सेक। तो इससे इसके अलावा भी आपको जो याद रखना पड़ेगा ये कन्वर्शन, मतलब ये सारे यूनिट्स मीटर से कैसे रिलेटेड है ये आपको याद रखना पड़ेगा। किलोमीटर से भी कैसे रिलेटेड है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी-कभी मीटर की जगह किलोमीटर से पूछ लेते हैं, है ना? और एक चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा कि 1 मीटर का डेफिनेशन, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डेफिनेशन, 1 पार्सेक का डेफिनेशन और 1 लाइट ईयर का डेफिनेशन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। अब लार्जेस्ट यूनिट हो गया पार्सेक, अब स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है 4, इसको हम देख लेते हैं पहले। जो माइक्रोमीटर होते हैं, 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। 1 नैनोमीटर जो होते हैं 10⁻⁹ मीटर होते हैं। 1 फेम्टोमीटर जो होते हैं 10⁻15 मीटर होते हैं। और 1 एंगस्ट्रॉम दिया गया है 10⁻10 होते हैं। तो इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन हो गया 10⁻15 मीटर। दैट मीन्स फेम्टोमीटर हो गया लेंथ का स्मॉलेस्ट यूनिट। फेम्टोमीटर को हम फर्मी भी बोलते हैं, और उसको सिंबलाइज किया जाता है एफएम से, ठीक है। तो ये रिलेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कभी कभी जो फेम्टोमीटर नैनोमीटर के बीच रिलेशन दे देता है, माइक्रोमीटर नैनोमीटर के बीच रिलेशन दे देते हैं, और नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम के बीच भी रिलेशंस यहाँ पे पूछ लेते हैं। तो ये भी आपको मतलब याद रखना पड़ेगा। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे पूछा गया है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, मतलब 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया गया है उनमें से, तो 1 नैनोमीटर जो होते हैं वो होते हैं 10⁻⁹ मीटर। अब इनको देख लेते हैं, इन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में 10⁻⁹ मीटर आते हैं। तो 10 एंगस्ट्रॉम जो होते हैं 10 इंटू 10⁻10 मीटर, है ना। तो यहाँ पे आ गया है 10⁻9 मीटर। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया यहाँ पे। फिर बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। 10⁻3 माइक्रो का मतलब 10⁻6 होते हैं, और 1000 को 10⁻3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया है 10⁻3 मीटर, तो ये नहीं है। और 0.1 एंगस्ट्रॉम, 0.1 का मतलब 1/10, और एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻10। तो यहाँ पे आ गया 10⁻11 मीटर, तो ये भी नहीं है। और 1000 फर्मी, 1000 को 10⁻3 लिख सकते हैं। फर्मी को हम लिखते हैं 10⁻15,
तो आ रहा है यहाँ पे 10⁻12 मीटर, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 एंगस्ट्रॉम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट अ लीप ईयर, मतलब ये जो 4 साल यहाँ पे दिया गया है इनमें से कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं है। तो हमें पता है कि अगर कोई ईयर लीप ईयर है तो वो 4 से डिविजिबल होगा, या फिर किसी ईयर का अगर आखिर में 2 जीरो है, सम नंबर्स उसके बाद 0 0 आते हैं तो वो 400 से डिविजिबल होते हैं अगर वो लीप ईयर होते हैं तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन 4 या फिर 400 से डिविजिबल है। तो जो 2000 ईयर है इसके आखिर में 2 जीरो आते हैं तो इसको 400 से डिविजिबल होना पड़ेगा, और ये होता भी है तो इसलिए ये लीप ईयर हो गया। 2016 जो आता है इसका आखिर में 2 जीरो नहीं है तो इसे 4 से डिविजिबल होना पड़ेगा लीप ईयर के लिए, और ये 4 से भी डिविजिबल होते हैं तो ये भी लीप ईयर है। 1900 जो है इसके आखिर में 2 जीरो है तो इसे 400 से डिविजिबल होना पड़ेगा, लेकिन ये 400 से डिविजिबल नहीं होता तो ये लीप ईयर नहीं है। और 1996 जो होते हैं इसके आखिर में 2 जीरो नहीं है तो इसे 4 से डिविजिबल होना पड़ेगा, तो ये 4 से डिविजिबल होते हैं। तो ऑप्शन ए, बी एंड डी आर द लीप ईयर्स बट ऑप्शन सी इज नॉट लीप ईयर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा लीप ईयर नहीं है, तो ऑप्शन सी हो गया यहाँ पे करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, और सारे ऑप्शन यहाँ पे मीटर में दिया गया है, तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स, ये हो गया बेसिकली क्वेश्चन। तो जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे पूछा गया है कि 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू, इन चारों में से किसके बराबर होते हैं 1 मेट्रिक टन। तो हमें पता है कि 1 मेट्रिक टन जो होते हैं वो होते हैं 1000 केजी के बराबर। तो अगर 1000 केजी ऑप्शन में है तो वही होगा आंसर, लेकिन यहाँ पे 1000 केजी ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ 100 केजी है। तो यहाँ पे क्विंटल में देख लेते हैं। हमें पता है कि 1 क्विंटल इक्वल्स टू 100 केजी, है ना। तो 100 केजी बराबर अगर 1 क्विंटल हो गया तो 10 इंटू 100 केजी इसको हम लिख सकते हैं 1000 केजी को, तो इसके इक्वल्स टू कितना आता है 10 क्विंटल। तो 1 मेट्रिक टन इज इक्वल्स टू 10 क्विंटल आते हैं, है ना। 1 मेट्रिक टन इक्वल्स टू 10 क्विंटल यहाँ पे ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो 1 मेट्रिक टन इक्वल्स टू 10 क्विंटल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, जो डिराइव यूनिट ऑफ फोर्स यहाँ पे पूछा गया है, फोर्स का जो डिराइव यूनिट है वो क्या होते हैं। तो हमें पता है कि फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इक्वल्स टू एम ए, है ना। तो मास हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसका यूनिट भी फंडामेंटल होगा जो होता है केजी। तो मास को हम मास ही रहने देते हैं यहाँ पे स्पेलिंग से लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन यहाँ पे स्पेलिंग से लिखते हैं। और इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी बाई टाइम, तो इसको हम लिखेंगे वेलोसिटी बाई टाइम, है ना। अब मास फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है, लेकिन वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं फर्दर। यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सो इसको हम लिखेंगे मास इनटू डिस्प्लेसमेंट, और नीचे आ गया यहाँ पे टाइम है पहले से ही तो टाइम स्क्वायर आ गया नीचे, है ना। तो नीचे आ गया टाइम स्क्वायर। तो जो मास है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं वो वन काइंड ऑफ लेंथ होते हैं तो वो भी फंडामेंटल हो गया, टाइम भी फंडामेंटल है। तो जो फोर्स है उसको हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के रूप में यहाँ पे लिख दिए हैं। अब जो डिराइव्ड यूनिट होते हैं वो फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में होते हैं, मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो केजी मास का यूनिट होगा केजी, डिस्प्लेसमेंट के लिए यूनिट आएगा मीटर, और टाइम स्क्वायर के लिए आएगा सेकेंड स्क्वायर। तो जो डिराइव्ड यूनिट ऑफ फोर्स हो गया केजी मीटर सेकेंड टू द पावर -2, यहाँ पे केजी मीटर सेकेंड टू द पावर -2 कहाँ है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि डिराइव्ड यूनिट ऑफ प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर जो होते हैं, प्रेशर जो होते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया होते हैं, है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया होते हैं। अभी हमने फोर्स का डिराइव्ड यूनिट यहाँ पे निकाला है जो होता है केजी मीटर सेकेंड टू द पावर -2, और एरिया का जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स मीटर स्क्वायर यूनिट होता है इसका। अब 1 मीटर यहाँ पे कट होगा और नीचे 1 मीटर रहेगा, तो केजी वो मीटर ऊपर आके मीटर इन्वर्स हो जाएगा, और यहाँ पे सेकंड टू द पावर -2। तो जहाँ पे भी केजी मीटर इनवर्स सेकंड टू द पावर -2 होगा वो होगा राइट आंसर, केजी मीटर इनवर्स सेकंड टू द पावर -2। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। और भी कुछ इम्पोर्टेंट्स डिराइव्ड यूनिट होते हैं, जैसे कि वर्क का डिराइव्ड यूनिट पूछा जाता है, या फिर एनर्जी का डिराइव्ड यूनिट पूछा जाता है, पावर का भी डिराइव्ड यूनिट पूछा जाता है, ठीक है। तो हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है जो है, जो यहाँ वहाँ पे हमने फोर्स का, प्रेशर का, वर्क का, एनर्जी का, पावर का जो डिराइव्ड यूनिट है वो हमने डिराइव करके दिखाया है। अगर आपने उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे कहीं भी आपको एक ऊपर लिंक देखने को मिलेगा, वो आप वहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, जूल पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, मतलब जूल बाय सेकेंड कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है।
तो यहाँ पे जूल जो होते हैं कि एनर्जी का यूनिट होते हैं ना, एनर्जी का यूनिट होते हैं जूल। जो सेकंड होते हैं टाइम का यूनिट होते हैं। सो एनर्जी बाय टाइम क्या होता है, वो होते हैं पावर का, है ना। एनर्जी या फिर वर्क भी आप बोल सकते हैं, वर्क का भी ऐसा यूनिट होता है जूल। तो वर्क पर टाइम या फिर एनर्जी बाय टाइम, इसको हम बोलते हैं पावर। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक जो हम पढ़ेंगे वो होगा रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ लेंथ। जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स हो गया, स्क्रू गेज हो गया, उससे रिलेटेड कुछ हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। मतलब जो 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिया गया है उनमें से कौन सा ऑप्शन एक वर्नियर कैलिपर्स में नहीं होता। तो ये आप इसको कमेंट करेंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ईज़ी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और जो क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट शुड यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए थिन वायर। मतलब एक जो थिन वायर होते हैं उसका अगर डायमीटर हम मेजर करना चाहें तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करें। तो यहाँ पे दिया गया है वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, मीटर स्केल, वर्नियर स्केल। तो यहाँ पे आंसर होगा स्क्रू गेज। स्क्रू गेज से हम एक थिन वायर का डायमीटर या फिर रेडियस या फिर जो बोलते हैं क्या एरिया, ये डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे पूछा गया है कि ये वर्नियर कैलिपर्स कैन मेजर, ये वर्नियर कैलिपर्स क्या क्या मेजर कर सकते हैं। एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ए बीकर, ये मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सटर्नल जॉज। और इंटरनल डायमीटर ऑफ ए बीकर, ये भी मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरनल जॉज। डेप्थ ऑफ ए बीकर, ये भी मेजर किया जा सकता है बाय यूजिंग स्ट्रिप। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही मेजर किया जा सकता है, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि आफ्टर 10 कंप्लीट रोटेशंस ऑफ द सर्कुलर स्केल ऑफ अ स्क्रू गेज, द एक्सियल डिस्प्लेसमेंट इज फाउंड टू बी 2 मिलीमीटर। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज। इसका मतलब है स्क्रू गेज का पिच पूछा गया है। तो पिच क्या होता है, स्क्रू गेज का जो पिच होते हैं 1 कंप्लीट रोटेशन में कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब एक्सियल डिस्प्लेसमेंट होते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि 10 रोटेशन में 2 मिलीमीटर एक्सियल डिस्प्लेसमेंट होते हैं। तो 1 रोटेशन में कितना आएगा, 2/10 मिलीमीटर आएगा, है ना। इसका मतलब 0.2 मिलीमीटर आएगा 1 कंप्लीट रोटेशन में जो एक्सियल डिस्प्लेसमेंट। तो उसको ही पिच बोलते हैं। 1 कंप्लीट रोटेशन में जितना एक्सियल डिस्प्लेसमेंट होता है उसको पिच बोलते हैं। तो 0.2 विल बी द आंसर। 0.2 सेंटीमीटर नहीं है, 0.2 मिलीमीटर है। तो 0.2 सेंटीमीटर नहीं है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। तो इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन आपको मतलब एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे कि 1 पिच का डेफिनेशन हो गया, लिस्ट काउंट का डेफिनेशन हो गया। एक जो स्क्रू गेज है उसका लिस्ट काउंट का क्या डेफिनेशन है, 1 पिच डिवाइडेड बाय टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है, टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे पूछा गया है कि 1 स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स इज 1 मिलीमीटर। इफ द टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन इज 10, देन वर्नियर कांस्टेंट। तो यहाँ पे वर्नियर कांस्टेंट पूछा गया है। तो हमें पता है कि वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 1 स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन, है ना, स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन। यहाँ पे जो MSD है ये महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, मेन स्केल डिवीजन है ना। तो वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होगा, टोटल टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन, ये भी हो गया यहाँ पे। तो दोनों ही यहाँ पे दिया गया है, दोनों का डेटा ही दिया गया है। तो 1 स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर और टोटल वर्नियर डिवीजन है 10। तो जो आंसर होगा 0.1 मिलीमीटर विल बी द वर्नियर कांस्टेंट। तो 0.1 सेंटीमीटर नहीं है, मिलीमीटर है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0.01 सेंटीमीटर। तो अगर ये है 0.01 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हो गया करेक्ट आंसर। तो यहाँ से आप पढ़ेंगे 1 वर्नियर कांस्टेंट जो है वो उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। जो स्लाइड कैलिपर्स है या फिर जो वर्नियर कैलिपर्स है उसका वर्नियर कांस्टेंट का डेफिनेशन आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ से स्टार्ट होते हैं कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड सिंपल पेंडुलम। जो क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे दिया गया है, द लेंथ ऑफ ए सेकंड पेंडुलम इज। मतलब एक सेकंड पेंडुलम जो होता है उसका लेंथ क्या होता है। हमें पता है एक सेकंड पेंडुलम का लेंथ होता है 99.4 सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 0.994 मीटर, या फिर कुछ कुछ बुक्स में इसको नियर इक्वल टू 1 मीटर भी बता देता है। तो ऐसा अगर कोई ऑप्शन है तो वो हो गया राइट आंसर। 99.4 सेंटीमीटर ये हो गया करेक्ट। 99.4 नहीं है, 2 मीटर भी नहीं है, 0.994 मीटर नहीं है, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर होता तो राइट होता। तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि हो गया सेकेंड पेंडुलम का डेफिनेशन, उसका लेंथ हमने अभी पढ़ा है, और उसका टाइम पीरियड भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि इफ लेंथ ऑफ ए पेंडुलम इज डबल्ड देन इट्स टाइम पीरियड। इसका मतलब अगर लेंथ को डबल किया जाए तो टाइम पीरियड का क्या चेंज होगा।
ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। तो टाइम पीरियड का जो इक्वेशन है एक पेंडुलम के लिए 2 पाई इंटू रूट ओवर एल बाई जी, है ना। अगर लेंथ को डबल किया जाए तो न्यू जो टाइम पीरियड होते हैं वो होते हैं 2 पाई इंटू रूट ओवर 2 एल बाई जी। यहाँ पे एल को 12 हमने यहाँ पे पुट किया क्योंकि लेंथ को डबल किया गया है। तो यहाँ से जो रूट 2 अगर हम बाहर लेते हैं तो आते हैं 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। तो ये जो पार्ट है ये हो गया टाइम पीरियड एक्चुअल जो था। तो इसका मतलब हो गया रूट 2 इंटू टी। तो टाइम पीरियड हो जाएगा रूट 2 टाइम्स। सो टाइम पीरियड बिकम्स रूट 2 टाइम्स। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे पूछा गया कि इफ द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज 0.01 सेकेंड्स देन इट्स फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है इसका टाइम पीरियड जो है पेंडुलम का वो दिया गया है 0.01 सेकेंड, और इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी होते हैं वो टाइम पीरियड के इन्वर्स होते हैं। इसका मतलब है 1/0.01 आएगा, इसका मतलब आएगा 100 हर्ट्ज। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। 100 सेकेंड्स, यहाँ पे 100 तो ठीक है लेकिन सेकेंड्स का जो यूनिट नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद 50 सेकेंड्स ये भी गलत है। 100 हर्ट्ज ये करेक्ट हो गया, और ये भी तो नहीं है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस टॉपिक से आप यहाँ पे जो टाइम पीरियड है उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी जो है उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे एक पेंडुलम के लिए, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख लेते हैं द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम क्लॉक इज, मतलब एक जो पेंडुलम क्लॉक है उसका टाइम पीरियड क्या होता है। हमें पता है कि पेंडुलम क्लॉक में क्या यूज किया जाता है, एक सेकंड्स पेंडुलम यूज किया जाता है ना। सेकंड्स पेंडुलम यूज किया जाता है। सेकंड्स पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 सेकंड। तो एक पेंडुलम क्लॉक का भी टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा, मतलब ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। द स्लोप ऑफ टी स्क्वायर वर्सेस एल ग्राफ ऑफ ए पेंडुलम इज, मतलब स्लोप को यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस ग्राफ का जो स्लोप है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमें पता है कि टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज 2 पाई इंटू रूट ओवर एल बाई जी। अगर इसको स्क्वायर कर दे तो क्या आएगा 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। इसको अगर रीअरेंज करके हम लिखें तो आता है 4 पाई स्क्वायर बाई जी इंटू एल। ये जो इक्वेशन है अगर टी स्क्वायर को एक फिजिकल क्वांटिटी मान लेते हैं तो ये इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स लाइक इक्वेशन हो गया, जो होते हैं एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। यहाँ पे y हो गया, यहाँ पे x हो गया। तो यहाँ पे अगर टी स्क्वायर वर्सेस एल ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो ऐसे देखने को मिलता है ग्राफ, है ना, जो होते हैं एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। अब इसका जो स्लोप है वो होता है m। तो इस दो इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो m आता है क्या 4 पाई स्क्वायर बाई जी। तो यहाँ पे जो स्लोप आएगा वो हो गया 4 पाई स्क्वायर बाई जी। दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो आज का वीडियो बस यही तक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।